Hi everyone, in this video we are going to discuss about how to determine charge to mass ratio of an electron। तो गाइज किसी भी इलेक्ट्रॉन का ना अपने को चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है, तो उसके लिए थॉमसन साइंटिस्ट ने ही जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने ही क्या किया था, यहाँ पर एक इस तरीके का एपरेटस तैयार किया था। इस एपरेटस में क्या है, हमने एक कैथोड प्लेट लगाई है और एक यहाँ पर ये एनोड प्लेट लगाई है, राइट। यहाँ पर एनोड में हमने होल कर रखा है ताकि जब भी हमने इसको ना देखो हाई पोटेंशियल से भी कनेक्ट कर रखा है। कैथोड और एनोड को हमने हाई पोटेंशियल से बैटरी से भी कनेक्ट कर रखा है और एक हाई पोटेंशियल दे रखा है। तो यहाँ से गाइस क्या होगा, जैसे ही हम ऑन करेंगे ना तो यहाँ से रेज निकलेंगी। अपने को पता है, पहले ही देखा था, वो रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक बात है। तो यहाँ से ये रेज निकलेंगी और फिर यहाँ पे है होल है, तो इसके थ्रू सर्कुलर डिस्क के थ्रू आगे जाएंगे। अब आगे हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है। तो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास यहाँ पर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो गाइज अपने को चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है। चार्ज बाय मास रेशियो हमने निकाला कैसे था, अब देखो, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते तो ये वाली जो कैथोड रेज निकल रही थी ये एकदम स्ट्रेट ही मूव करती है एब्सेंस में, स्ट्रेट लाइन में मूव करती एब्सेंस में। किसकी एब्सेंस में, जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही हमने इनकी प्रेजेंस लगा दी, मतलब इनकी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, अब ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेंगे। अब ये क्या होंगे गाइस, डेविएट करेंगे कहीं ना कहीं, स्ट्रेट लाइन पे ना जाकर ये डेविएट करेंगी। और इसी डेविएशन से फिर हमने निकाला है गाइस चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो गाइस अब देखते हैं कि ये जो डेविएशन है, डेविएशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो गाइस फर्स्ट फैक्टर इसमें है गाइस मैग्नीट्यूड। जो भी अपने पास ये पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि ये गाइस आगे जाकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाकर कैसे डिफ्लेक्ट होंगे, ये पार्टिकल कैसे डिफ्लेक्ट होंगे, ये चीज इनके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर देगी, इसके पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पे। और पार्टिकल अपने को पता है कैसा है गाइस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से या फिर मैग्नेटिक फील्ड से। फिर से देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं, अब यहाँ पर रास्ते में इनको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएंगे, डेविएट होंगे। तो डेविएट किस चीज पे डिपेंड कर गया, फर्स्ट फैक्टर है कि भाई मैग्नीट्यूड पे। तो गाइस ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब ऐसे में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है मास ऑफ द पार्टिकल। ये जो भी पार्टिकल आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर कैथोड रेज, इनके मास पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो मास पे कैसे करता है, मास अगर सपोज कम होगा गाइस, मास कम होगा मतलब पार्टिकल अगर लाइट होंगे, लाइटर वेट के होंगे, लाइट पार्टिकल्स होंगे, तो कम मास होगा, ऐसे में भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, हल्के पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ भी किसकी गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो गाइस जैसे ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतने ही उनमें ताकत होगी, उनमें पावर होगी कि वो उतना ही रेज को डिफ्लेक्ट कर सके ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ तो हो गया स्ट्रेट लाइन में जाना। तो गाइज एक फैक्टर है अपने पास स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम बोलेंगे कि डिफ्लेक्शन ज्यादा है। मास जितना कम होगा पार्टिकल्स का, कैथोड रेज का, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, उतना ही बोलेंगे कि भाई डिफ्लेक्शन ज्यादा है। ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ज्यादा होने से मतलब कि इंटरेक्शन ज्यादा होगा मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, मतलब कि उनमें फिर डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो ये फैक्टर्स है जिन पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। सो गाइस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कंडीशंस ली हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स को देखो, तीन फैक्टर्स हमने पढ़े जिस पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कंडीशंस ली है। हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जब हमने ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अप्लाई किया है, सपोज ऐसी कंडीशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यही इलेक्ट्रिक प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई कर रखी है, तो ऐसे में अपने को उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये मिला कि ये जो कैथोड रेज है ना ये ए पॉइंट पे हिट कर रही है। उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ, मास और मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अपने को पता लगा या फिर ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही ये कैथोड रेज है, मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसकी प्रेजेंस में ये रेज पॉइंट ए पे हिट कर रही है, ठीक।
फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया, फिर हमने लिया सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तब हमने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ना, ये पॉइंट सी पे डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, फिर हमने क्या किया, दोनों की ना बराबर की बैलेंसिंग कर दी। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर रख दिया। अब बराबर के केस में क्या होगा गाइस, तो दोनों ही बराबर है, ना तो ए पे जाएगी ना ही सी पे जाएगी, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। मतलब ये पॉइंट बी पे जाके हिट करेगी। पॉइंट बी पे हिट करने का मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी लगाया था, तब भी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही थी। तो चाहे नहीं लगाओ या फिर हमने दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी कर दिया, बैलेंसिंग भी कर दिया, तब भी जाकर ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। सो गाइस ये कंडीशन हमने ली है बैलेंसिंग वाली। अब बैलेंसिंग में क्या है, अब देखो बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे गाइस, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर लेके चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बराबर लेके चल रहे हैं। तो गाइस ऐसे में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमने बराबर ले लिया सपोज करो। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला होता है गाइस, ई वी बी। ई वी बी, ई यहाँ पे चार्ज है, वी यहाँ वेलोसिटी है और बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स वाला फॉर्मूला बराबर रखेंगे तो वो जो होता है गाइस ई मल्टीप्लाई कैपिटल ई। यहाँ पे ई चार्ज है और ये जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक बात है, तो गाइस दोनों को ही हमने बराबर रख दिया, तभी जाके कैथोड रेज कहाँ मूव करी थी, स्ट्रेट लाइन में या फिर बी पे मूव करी थी। अब देखो क्या करेंगे, एक और चीज है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है ये पार्टिकल्स को ना मूव कराने का काम भी करता है। मैग्नेटिक फील्ड्स पार्टिकल को रोटेट कराने का, मूव कराने का भी काम करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आता है, तो मतलब ये घुमाता है। तो कहने का मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज ई वी बी, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर भी लिख सकते हैं, जैसे एम वी स्क्वेयर बाई आर। इसका ये फॉर्मूला भी होता है एम वी स्क्वेयर बाई आर। सो गाइस एम यहाँ पे मास होता है पार्टिकल का और वी यहाँ पे वेलोसिटी होती है, आर यहाँ पे क्या होता है, उस पाथ होता है, ऑर्बिट का पाथ होता है या फिर रेडियस लगा लो, ऑर्बिट की रेडियस होती है। ठीक बात है। अब यहाँ से हमने ले लिया एम ई वी बी बराबर एम वी स्क्वेयर बाय आर। मैग्नेटिक फील्ड को बराबर रख दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, क्योंकि ये पार्टिकल को रोटेट कराने का भी काम करते हैं, घुमाने का भी, तो जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप होगा। तो हमने ई वी बी को एम वी स्क्वेयर बाय आर रख दिया और यहाँ हमने क्या किया, बैलेंस किया मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को। तो ये फॉर्मूला होता है उनका। अब देखो गाइस, अब हमने क्या किया, यहाँ से ई वी बी बराबर है ना एम वी स्क्वेयर बाय आर के, तो यहाँ से हमने क्या किया, ई बाय एम की वैल्यू निकाल के देखी है। ई बाय एम की वैल्यू निकाल के देखी तो यहाँ पर ये आ जाता है वी डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक बात है, वी डिवाइडेड बाय आर बी। इसको मान लो एक बार इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आ जाओ, ई वी बी बराबर ई मल्टीप्लाई ई है, इसको आप देखो ई से ई कैंसिल, तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी गाइस ई बाई बी। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है तो मतलब ई की वैल्यू अपने को पता होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, बी मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है तो बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी वैल्यू अपने को पता होगी। तो गाइज यहाँ पर इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, v इक्वल टू ई बाई बी को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e बाई एम बराबर v की वैल्यू को e बाई बी रखेंगे तो ये ई आर बाई बी का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा। तो मतलब e की वैल्यू अपने को पता है, b की वैल्यू पता है, r अपने को जिस घूमेगा वो पाथ भी पता है। तो कहने का मतलब यहीं से हमने क्या किया, ई बाई एम की वैल्यू निकाल ली, मतलब चार्ज बाय मास की वैल्यू निकाल ली। तो यहीं से जब हमने मतलब डिफ्लेक्शन से ही, देखो डिफ्लेक्शन को ही तो मेजर करके हमने ई बाई एम निकाला है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन को मेजर करके। तो यहाँ पर ये जो भी ई बाई एम की वैल्यू आई है, ये आई है गाइज 1.7588820 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम पर केजी। सो गाइज ये था अपने पास चार्ज बाय मास रेशियो। तो अपन ने चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, अलग अलग कंडीशंस पे हमने इनकी डिफ्लेक्शंस देखी और डिफ्लेक्शंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो हमने फैक्टर्स भी देख लिए। तो इन्हीं डिफ्लेक्शन को मेजर करके हमने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।